हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा, हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमने किए थे जो कि कूलॉम लॉज पे डिपेंडेंट थे। अब हम आगे की स्टडी करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे चैप्टर का नेम भी है और हम इसका अध्ययन भी करते हैं। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने आवेश पढ़ लिया। तो देखिएगा, कोई भी आवेश जो है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड उत्पन्न करता है। उस फील्ड में यदि कोई अन्य आवेश आता है, अन्य कोई भी धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, यदि कोई अन्य आवेश आता है तो वह कोई न कोई बल का अनुभव करता है। या तो प्रतिकर्षण बल होगा या फिर आकर्षण प्रकृति का बल होगा। तो हम कहेंगे जिस क्षेत्र तक, जिस एरिया तक वो फोर्स उसके ऊपर अनुभव हो रहा है या लग रहा है तो वो फील्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि कोई चार्ज क्यों है, जैसे कि कोई चार्ज क्या है, क्यों। यदि कोई चार्ज क्यों है और उस चार्ज क्यों के चारों तरफ हम कोई एक अन्य आवेश प्लस क्यों या माइनस क्यों कोई भी चार्ज लेकर आए और यदि ये चार्ज यहाँ तक भी इसके ऊपर बल लगा रहा है, इसके बाहर यहाँ कोई बल नहीं लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यदि हर जगह फोर्स लगता है अंदर की तरफ, तो हम ये कहेंगे कि इस क्यू द्वारा इतनी दूर में क्या उत्पन्न कर दिया गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर दिया गया है जो कि किसी अन्य आवेश की उपस्थिति में उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव प्रकृति का हो। उस पर या तो पॉजिटिव है, यदि समान प्रकृति का है तो हम कहेंगे उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि वो विजातीय प्रकृति का है तो उस पर आकर्षण बल लगेगा। तो जहां तक इसके बल का अनुभव होगा वो कौन सा फील्ड कहलाएगा या कौन क्षेत्र कहलाएगा, वह है इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। देखिएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेशित कण बल का अनुभव करे वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिस प्रकार से आपने लास्ट क्लासों में चुंबक के बारे में, जैसे 10th क्लास में आपने बात की होगी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में, कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ आने पर वह किसी बल का अनुभव करे तो वह उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कोई भी चुंबकीय पदार्थ, जैसे कोई लोहा हो सकता है, कोई अन्य पदार्थ हो सकता है, जो कि उससे चुंबक के क्षेत्र में आता है तो वह उसको क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है, या उसके ऊपर कोई फोर्स लगाती है, तो उसका मतलब है उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य पदार्थ यदि बल का अनुभव कर रहा है तो वह चुंबक का क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र की बात भी हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। इसके बाद में से गणित के रूप में लिखेंगे कैसे, यदि कोई राशि हमें पता है तो उसे हम गणित के रूप में कैसे लिखें, कैसे बताया जाए, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर हम एक एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। एक एकांक क्या लेकर आते हैं, धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, जिसके ऊपर हम इस आवेश द्वारा लगाए गए बल का मान ज्ञात करते हैं कूलॉम लॉज के अनुसार। जैसा कि मान लीजिएगा यहाँ कोई चार्ज क्यों है, ओके, हम कोई धन परीक्षण आवेश लेकर आते हैं क्यू नॉट, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश का क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये देखने वाली आवश्यकता है। धन परीक्षण आवेश का मतलब है सबसे पहला इसके ऊपर धनावेश है, सबसे पहले इसके ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश है। दूसरा, यह सूक्ष्म है, सूक्ष्म आवेशित या सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो उत्पन्न होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वो लगभग कितना होगा, 0। बस ऐसा ही हमें क्या लेना है, एक धन परीक्षण आवेश लेना है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नगण्य उत्पन्न हो। वैसा जब हम यहाँ परीक्षण धनावेश लाएंगे तो इसके कारण कोई अन्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा जो इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता हो।
हमें तो इसके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करना है, तो हमें ऐसा एक एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आना है जिससे हम ये परीक्षण कर सकें कि प्लस क्यू आवेश कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न या जनरेट कर रहा है। तो हम कोई एक धन परीक्षण आवेश लेकर आए यहाँ, तो हमने देखा कि ये इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा था, इस पर एक क्या उत्पन्न कर रहा था, एक फोर्स अप्लाई कर उत्पन्न कर रहा था, और उस फोर्स का वैल्यू जो है हम जानते हैं कि Q Q नॉट अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस यदि R हो तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर। इतना फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है Q नॉट पर, तो हम कहें एकांक पर यदि Q नॉट पर इतना फोर्स अप्लाई हो रहा है तो एकांक पर कितना होगा, तो हम कहेंगे F अपॉन है Q नॉट, F अपॉन है Q नॉट। अब अपॉन Q नॉट को हम जब इसको Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी कि Q अपॉन R स्क्वायर। ये कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। तो देखिएगा इसकी परिभाषा कैसे बनाई गई। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यदि कोई एकांक का मान ज्ञात कर लिया हमने, ये कोई धन परीक्षण आवेश था, यदि इसका मान एकांक हो तो भी कितना बल आएगा, Q नॉट की जगह कितना आएगा 1, तो Q अपॉन क्या आएगा R स्क्वायर। जितने भी बल का अनुभव करेगा यदि इसका मान एकांक है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और जितना भी वैल्यू आएगा कितना आएगा Q अपॉन R स्क्वायर। और इस फोर्स की जो वैल्यू आई यही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से आपको ये याद होना चाहिए। अब देखिएगा क्या फॉर्मूला बनेगा, E सदिश इज इक्वल टू F सदिश अपॉन Q नॉट, और Q नॉट जो है वो क्या है, टेंस टू लिमिट लगाएंगे इसकी, तो E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। ये इसका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि Q नॉट यहाँ क्या है, Q नॉट सूक्ष्म आवेशित कण है, सूक्ष्म आवेशित कण है। ओके, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से इसका नाम है E यहाँ प्रतीक आया E, इलेक्ट्रिक फील्ड E लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। ये आ गया फॉर्मूला। दूसरी बात करें, इसके मात्रकों की बात करें और विमा की बात करें तो क्या होगा, इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा E का मात्रक, F का मात्रक कितना होता है, न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम तो क्या हो गया, न्यूटन पर कूलॉम। न्यूटन पर कूलॉम सीधा सा है। अब हम इसकी विमा ज्ञात करना चाहें तो वो क्या होगी, तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको याद रखना है कि मतलब न्यूटन जो आपके पास में बल है इसकी विमा कितनी होती है, m1 l1 t-2। इसको अच्छे से माइंड में सेटअप कर लेना है। न्यूटन की मतलब बल की विमा अपॉन कूलॉम वाले को मैंने कहा सेटअप कर लेना है at। क्या आता है at ओके, एटीएम से याद रखना at। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो E की विमा जो आएगी वो कितनी आएगी, देखो m1 l1 t, यहां से 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। तो m1 l1 t-3, और ये a भी ऊपर जाएगा तो a की पावर -1। ये लो जी, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक। एक हम अन्य मात्रक की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। अन्य मात्रक भी हो सकते हैं परंतु ये देखिएगा E का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर
इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर क्या आया विभवांतर का मात्रक, नीचे किसका आया दूरी का मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक। तो ये आया कहां से, तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप जानते हो V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है W/Q, 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा कि विभवांतर बराबर कार्य अपॉन आवेश, मतलब एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है V बराबर W/Q। यहां से Q की वैल्यू कितनी आई, Q = W/V। तो कार्य को हम जानते हैं, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। जब ये यहां पुट करते हैं तो कितना आएगा, F × D/V। ओके, तो देखिएगा F × D/V, तो Q का वैल्यू आ गया हमारे पास में। तो हमारे पास में अभी क्या फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E बराबर F/Q। तो Q की ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, तो Q की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो F × D/V, तो V ऊपर चला जाएगा, V ऊपर जाएगा, तो F से F कैंसिल हो गया और ये आ गया V/D। तो E का फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें काम में आएगा आगे। E = V/D, तो V वोल्टेज, वोल्टेज का तो आ जाएगा क्या वोल्ट, और डिस्टेंस दूरी है तो इसका क्या आ जाएगा मीटर, वोल्ट पर मीटर। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। ओके, आगे देखो बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि वास्तव में ये विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत बल के साथ कैसे रिलेटेड है। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के साथ में कैसे रिलेटेड है वो देखिएगा। मतलब E वेक्टर और F वेक्टर का जो रिलेशन है वो क्या है, E और F का रिलेशन कैसे बताएंगे हम। तो देखिएगा, मान लीजिएगा किसी चार्ज के द्वारा ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर दिया गया है इधर एक डायरेक्शन में। ओके, ये दूसरा, मैं यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड में +Q चार्ज रखता हूं, धनात्मक आवेश। ये किसी दूसरे चार्ज के कारण उत्पन्न क्षेत्र है, इसमें हमने कोई +Q आवेश रखा, इस पे कैसा आवेश है, धनावेश। तो हम क्या देखते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा E = F/Q, Q0, जिस आवेश जिसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका वैल्यू। यहां से F बराबर क्या आया, Q0E। यदि Q0 की जगह हम Q माने तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला QE। बल का फॉर्मूला भी आ सकता है, यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और आवेश का मान दिया हो तो उस पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर QE। और यदि हमें बल दिया हो और हमें यदि वो आवेश की वैल्यू दी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है या इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। देखिएगा +Q, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E जो कि इस डायरेक्शन में है, ये E वेक्टर डायरेक्शन इस दिशा में एक्सिस के डायरेक्शन में हमने कहे कि E इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना होगा, तो मैं कहूंगा इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, F सदिश बराबर Q E सदिश। होगा या नहीं होगा, होगा। ओके, E सदिश की जो दिशा है वो किसकी होगी, F सदिश की। दूसरा में यहां बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव चार्ज की, तो यहां क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे कि F सदिश = माइनस का Q इंटू E सदिश। तो डायरेक्शन क्या हो गई, विपरीत, नेगेटिव साइन क्या शो करेगा यहाँ पे, विपरीत दिशा को। तो -Q का मतलब है इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है तो फोर्स जो है इसके ऊपर कहां लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो याद रखना, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी लगा हुआ है तो धनात्मक आवेश पे लगने वाला जो बल होगा वो सदैव उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगा, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स सदैव उसके विपरीत दिशा में होगा या विपरीत प्रकृति का होगा, इसलिए विपरीत दिशा में होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना दोनों को। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना, F बराबर QE। F
किसके इक्वल है, क्यू ई के इक्वल होगा। ई बराबर क्या होगा, एफ अपॉन क्यू। आगे देखिएगा, तो धन आवेश होगा ना, ये याद रखना, किसी भी धन आवेश से तले विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। त्रिज्यीय रूप से कहां निकलेगी, बाहर की ओर बल रेखाएं। और निगेटिव चार्ज जो है उसके अंदर की ओर आएंगी। विद्युत बल रेखाओं की दिशा कहां होगी, या विद्युत क्षेत्र किधर होगा। हम अभी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, अंदर की तरफ, और यहाँ विद्युत क्षेत्र कहां होगा, बाहर की तरफ। ये आपको याद रखना है। प्लस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, और नेगेटिव आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। इसका मतलब है यहाँ विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर जा रही हैं, यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विद्युत बल रेखाएं अनंत से अंदर की ओर आ रही हैं। इसके बाद में देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब हम क्या करते हैं, अगला पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जो हम ज्ञात भी कर चुके हैं। इसे मान लो एक तरीके से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र जैसे मान लिया, हमने अभी देखा भी था कि प्लस क्यों आवेश एक बिंदु आवेश है। ये एक ऐसा आवेश है, बिंदु आवेश है, और एक हम इसके अंदर, तो हमें यदि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो अभी मैंने बताया एकांक धन परीक्षण आवेश लेकर आना पड़ेगा। हम एकांक धन परीक्षण लेकर आए, प्लस का क्यू नॉट, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है, या हम कहें कि इसके बीच की डिस्टेंस r है, और या हम वेक्टर के रूप में लिखे तो r वेक्टर है। इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हमें पता है, F सदिश सदैव धन आवेश पर बाहर की ओर होता है। किसी भी धन आवेश के कारण धन आवेश पर लगाया गया बल आप जानते हो किधर होता है, बाहर की तरफ, तो F सदिश इधर होगा, तो r केप की दिशा भी इधर है, एकांक सदिश की दिशा, तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये लो जी, हम क्या जानते हैं, जो कि E सदिश इज इक्वल टू F सदिश अपॉन क्यू नॉट, ये विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो E सदिश इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर केप अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। ऐसा हुआ तो ई सदिश बराबर कितना आया हमारे पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। देखो ई सदिश के डायरेक्शन किसके अनुदिश होगी, आर केप के अनुदिश होगी। इसका मतलब हुआ धनावेश पर एक धन आवेश द्वारा एक धन आवेश बिंदु आवेश जो है उसके द्वारा किसी परीक्षण आवेश पर जब हम फोर्स का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो इतना आता है, और इसके कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इतना आता है। तो ये क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण, और वो भी कौन सा बिंदु आवेश लिया हमने, धन परीक्षण आवेश, उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इतना होगा, और वो इस पे लगाए गए बल की दिशा में ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि ई सदिश और एफ सदिश की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। क्या होगी, सेम। ऐसा ही यदि मैं नेगेटिव चार्ज के लिए करूं तो क्या वो भी ऐसा होगा, नहीं होगा। क्यों, देखिएगा, यदि चार्ज नेगेटिव होता, यदि यही चार्ज क्या होता, अब नेगेटिव होता, तो इस फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं होती, इस फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं होती, फोर्स की डायरेक्शन ये होती, क्योंकि अब की बार दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों के अंदर क्या होता, अट्रैक्शन होता, और जब भी अट्रैक्शन होता तो बल की दिशा इधर हुई, इसने इस पे आकर्षण प्रकृति का बल लगाया,
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर तो किसकी डायरेक्शन है आर कैप की, इधर डायरेक्शन इसकी होगी माइनस का आर कैप की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, माइनस का आर कैप लिखूंगा, माइनस का आर कैप, ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ मैं माइनस का आर कैप लिखूंगा, यहाँ मैं माइनस का आर कैप लिखूंगा, और हमारे पास में अब की बार ई सदिश की जो डायरेक्शन है वो एफ सदिश की डायरेक्शन में ही है, दोनों की सेम है। परंतु आपने ये देखा कि किसकी तरफ है, आवेश नेगेटिव आवेश की तरफ है। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि धनावेश से दूर प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर थी, प्लस क्यू से भी किधर थी, इधर थी। अब की बार माइनस क्यू की ओर है। तो यहां से सिद्ध हो गया कि धन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होगा, इधर होगा, बाहर की तरफ होगा, और नेगेटिव चार्ज जो है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा। ये यहां से बात स्पष्ट हो गई है। ओके, तो आगे की बात करते हैं इसके बाद में, देखिएगा। अब हम बात करें इसी की कि यदि ये वैल्यू बिंदु आवेश के कारण इतनी है, तो यदि इसको मान लीजिएगा ये हमने निर्वात में कैसा रखा, तब तो वैल्यू कितनी आएगी, और वैल्यू आई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसा। ये क्या है, निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट हमें निर्वात की दृश्यता के बारे में बताता है। इक्वेशन नंबर 1, माध्यम की उपस्थिति में यह है निर्वात में। माध्यम की उपस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इतना होगा। ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो यहां से हमारे पास में इस वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2। जब हम इक्वेशन 1 को 2 को 1 से डिवाइड करें तो देखो कितना आता है। ये मान लीजिएगा E निर्वात, और ये आ गया E वैक्यूम, नहीं E मीडियम। तो देखिएगा डिवाइड करने का स्तर में यहां से देख सकते हैं कि E निर्वात का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो ये वैल्यू तो सब किसकी हो गई, E निर्वात की, और नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर। तो हम क्या लिख देंगे, हम ये लिख सकते हैं कि E माध्यम की उपस्थिति में, E मीडियम, तो कितनी वैल्यू आएगी, ऊपर तो आया E निर्वात वैक्यूम, और नीचे क्या आया, एप्सिलॉन आर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी हो गया, ये पूछा जा सकता है कि माध्यम की उपस्थिति के अंदर किसी आवेश के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी माध्यम में ज्ञात करेंगे तो वह निर्वात की अपेक्षा एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगा, कम। देखिएगा
एप्सिलॉन नॉट का किससे डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर रहा है निर्वात को। इसका मतलब है कि यह ई माध्यम की वैल्यू ई निर्वात से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं ई निर्वात गुना 1/एप्सिलॉन आर, तो 1/एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगी, कम। ओके, उसके बाद में हम बात करें इसके ग्राफ की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे किस प्रकार से निर्भर करता है। तो देखिएगा हमारे पास में फॉर्मूला है E सदिश इज इक्वल टू KQ/R² r²। ओके, यहां से हम देख रहे हैं कि E सदिश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। जब परिमाण की बात करो एम्पलीट्यूड की, तो ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यदि कोई ग्राफ खींचना चाहें तो कैसा ग्राफ आएगा, देखिएगा ये मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये R है। ओके, जब आप यहां वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा हमारा ग्राफ, तो आपका जो ग्राफ है वो मिलेगा आपको कुछ ऐसा। खींच कर देख सकते हैं, वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप यहाँ जब 0 रखोगे तो आप पाओगे इनफाइनाइट वैल्यू। मतलब ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू उसके पास में बहुत अधिक होती है किसी भी आवेश के पास में। फिर आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, जैसे जैसे रखोगे वैसे वैसे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि हर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे E की वैल्यू घटती जाएगी। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो R को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे E क्या होगा, घटेगा। दूसरा, यदि हम ग्राफ खींचे E और 1/r² में, 1/r² में, तो हमारा क्या ग्राफ बनेगा, तो देखो E किसके समानुपाती है, 1/r² के डायरेक्टली समानुपाती है। तो हमें एक सीधी लाइन मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं, आपने एक ग्राफ पढ़ा है 10th क्लास बोर्ड पर, जूनियर में बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं, ग्राफों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है। तो कोई भी दो राशि यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका जो ग्राफ है वो एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। 1/r², यहाँ 1/r² की वैल्यू रखते जाएंगे, E की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे, 1 आएगी, 1 आई, 2 रखा, 3 4, जो भी आया, हम ये क्या होगा, एक सीधी लाइन प्राप्त होगी। सारे के सारे बिंदु क्या होंगे, इस रेखा पर होंगे, इस रेखा पर। ठीक है, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं की। अब हम बात करते हैं किनकी, विद्युत बल रेखाओं की। विद्युत बल रेखाओं की, इससे पहले थोड़ा सा हम और देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा और बता दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग, जैसे हमारे पास कई उपकरण हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं और लगभग उनके कारण कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में देखे जा सकते हैं। ऐसे भी कई एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमारे वातावरण की बात करें, हमारे एनवायरनमेंट की बात करें, तो लगभग इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न रहता है, 100 न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। दूसरा, हमारे जो घर पे तार आते हैं, घर पर जो तार आते हैं, तार का मतलब है लाइट के तार, जो विद्युत आती है उसके कारण 300 न्यूटन पर कूलम उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। इस वायर के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, 300 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही अक्षरे ट्यूब, अक्सरी जो ट्यूब होती है उसके द्वारा
5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, 5 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। ऐसे ही हम बात करें वन डे ग्राफ जनरेटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का काम आता है ये उपकरण वन डे ग्राफ जनरेटर, जिसके द्वारा हम 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। अब समझ लें। इसी प्रकार से हमारे वायु की विद्युतरोधन क्षमता कितनी है, वायु की विद्युतरोधन क्षमता, तो वायु की विद्युतरोधन क्षमता की बात करें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकती है, तो यह है 3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारा जो वायुमंडल है, ये वायु जो है वो सहन कर सकती है, इसलिए वायु की विद्युतरोधन क्षमता कितनी आई, 3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। ओके, उसके बाद में बात करते हैं यदि एक बिंदु आवेश के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है E बराबर kQ/r², तो एक निकाय के कारण कितना होगा, एक निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ओके, देखिएगा, मान लीजिएगा मान लो एक निकाय है ये, जिसके अंदर Q1 Q2 Q3 Q1 चार्ज है। हमें इसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है कि भाई ये जो चार्ज है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर उत्पन्न करते हैं, तो हम तो वही कहेंगे, हमने कोई निर्देश तंत्र मान लिया जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थितियां क्या है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, rn वेक्टर, r3 वेक्टर। ओके, यदि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो मैंने पहले भी कहा था क्या लाना पड़ेगा, हमें एक एकांक धन परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा, Q नॉट। तो Q नॉट एकांक धन परीक्षण आवेश में धन परीक्षण आवेश की मैंने बात पहले कर ली। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, E वेक्टर इज इक्वल टू kQ/r²। तो इस Q1 आवेश के कारण यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, Q2 के कारण कितना होगा, Q3 के कारण कितना होगा, Qn के कारण कितना होगा। इन टोटली सबका जब हम सदिश योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, Q नॉट पर या इस बिंदु को मैं नाम दे दूं P, तो इस बिंदु P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा वह आ जाएगा। तो यहाँ वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो ये मान लीजिएगा r01 वेक्टर, यह है r02 वेक्टर, यह है r03 वाला, ये रहा r03 वेक्टर और ये r0n वेक्टर। तो डायरेक्शन अपने आप ही होगी। इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, तो मैंने कहा E01 या E1 कह दो, E1 सदिश, ये कितना हुआ 2 के कारण मान लिया E2 सदिश, E3 3 के कारण हो गया E3 सदिश और इसके कारण हो गया E4 वेक्टर। ओके, En। तो टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आ गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस En वेक्टर। सबकी वैल्यू रखी तो kQ/r01 =
स्क्वायर और R01 कैप। दूसरा रखा तो आया KQ1, ये आया KQ2, Q2 के कारण, पहला Q1 के कारण, R02 वेक्टर का स्क्वायर R01 के R02 के, ऐसा ही चलता रहेगा और प्लस में क्या रहेगा, लास्ट वाला रहेगा QN के कारण। ये लो जी, ऐसा हमारे पास में क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। इसको हम जब एक जगह लिखेंगे समेशन के रूप में, तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, E इज इक्वल टू, देखो क्या बाहर आ रहा है, K, ओनली K बाहर आ रहा है और कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, और समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, क्या लिखेंगे, Q I अपॉन R0 I वेक्टर का स्क्वायर, ये लो जी I की जगह 1 लिखेंगे, पहला पद आएगा, I की जगह 2 रखेंगे, सेकंड पद आएगा, n रखेंगे, लास्ट पद आएगा, सबका योग हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। हमने पहले कुराम्स लॉ में कुलाम्ब बल के लिए भी हमने अध्यारोपण का सिद्धांत ज्ञात किया था, और यहाँ हमने ज्ञात किया है एक निकाय के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के लिए क्या ज्ञात किया, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इस प्रकार से किसी भी चार्ज पे लगने, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की सदिश योग के बराबर होता है। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं मतलब जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके कारण, उसको दर्शाने के लिए हम क्या खींचते हैं, विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। क्या खींचते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो देखिएगा, विद्युत बल रेखाएं, देखो हमने मान लिया कोई एक हमने विद्युत बल रेखा खींची, ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा क्या उत्पन्न हो रखा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रखा है। ओके, यदि कोई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको बताना है कि यदि यह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को शो कर रहा है तो किसी बिंदु पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो आप कहोगे कि इस बिंदु P, Q, R, S और T, तो आप कहोगे इस P बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे दर्शाएंगे, इस प्रकार से दर्शाएंगे। Q पर किधर होगी, तो Q पर इधर होगी, EQ। यहाँ किधर होगी, तो यहाँ इधर होगी, ER। यहाँ किधर होगी, तो यहाँ ऐसे होगी, ES वेक्टर। और इस बिंदु पर कहाँ होगी, तो आप कहोगे इधर होगी, ET। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यदि कोई विद्युत क्षेत्र को यदि कोई रेखा डिनोट करती है तो उस रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जो वर्गीकरण किया वो माइकल फैराडे की देन है। माइकल फैराडे, उन्होंने बताया कि जब किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा पर हम कोई किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वह विद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करता है। ओके, इसके बाद में देखिएगा इन विद्युत बल रेखाएं जो भी हमने बताई हैं इनके क्या क्या गुणधर्म हैं वो देखने वाली बात है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात कर ली धन आवेश की, कि धन आवेश के कारण बल रेखाएं सदैव किधर जाएंगी, बाहर की ओर। ये है विद्युत
बल रेखाएं। दूसरा, हमने निगेटिव चार्ज की बात कर ली कि अंदर की ओर आएंगी बल रेखाएं, कहां आएंगी? अंदर की ओर। इन्हें कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब देखो, यदि कोई दो चार्ज, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यदि हम उनको पास पास में रखते हैं तो फिर विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, इनका विचार करने वाली बात है। तो देखिएगा, इसके कारण यहां मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर होगी, और मैं यहां बात करूं विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी? अंदर की तरफ होगी। ओके, फिर देखिएगा इस प्रकार से जाएगी दूसरी बल रेखा, यहां से विद्युत क्षेत्र की रेखा किधर, विद्युत बल रेखा की दिशा किधर हुई? बाहर की तरफ, और यहां कहां हुई? अंदर की तरफ। ओके, इसी प्रकार से मैं इस बल रेखा की बात करूं, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो इन दोनों में ये जो बल रेखाएं एक से शुरू होकर दूसरे पे खत्म हो रही हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये आकर्षण को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसा ही हम दूसरी और बल रेखाओं की भी बात कर सकते हैं, ऐसा। और जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम देखेंगे कि ये बल रेखाएं ऐसे होती जाएंगी, ऐसे, और यहां भी ऐसे, इसके अंदर आती हुई प्रतीत होंगी और यहां से बाहर निकलती हुई प्रतीत होंगी। आई बात समझे? और दूसरी हम बात करें यदि प्रतिकर्षण, ये प्लस चार्ज और ये भी प्लस का चार्ज, तो क्या होगा? यदि ऐसा होगा तो हमारे पास में ये बल रेखाएं इस प्रकार से चली जाएंगी, इस प्रकार से, ये भी बाहर की तरफ और ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ। क्यों? ये पास पास में क्यों नहीं आई? क्योंकि अब की बार इनमें क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है, इसलिए सभी की सभी बल रेखाएं कहां आएंगी? इस प्रकार से रहेंगी, इस प्रकार से। ये भी बाहर निकलती हुई और ये भी बाहर निकलती हुई, ये इस प्रकार से। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि विद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, क्योंकि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं? ये विजातीय आवेशों में आकर्षण को प्रदर्शित कर रही है। ओके, तो इनके गुण धर्मों की बातें हम कल करेंगे, आज काफी टाइम हो चुका है आपके लिए। तो यहां तक आप पढ़िएगा, और कोई भी यदि वो प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स।